लॉज ऑफ मोशन। इस चैप्टर के ऊपर ये हमारा 6th लेक्चर है, जिसमें हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस करना है और वो कंसेप्ट है इम्पल्स। ये क्यों इंपॉर्टेंट है सब? क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे एमसीक्यूज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम इम्पल्स और इम्पल्सिव फोर्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस है उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसी वीडियो में हम इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे, उसको डिराइव भी करेंगे। और सबसे लास्ट में इम्पल्स जनरल लाइफ में हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। भले ही हमें फिजिक्स का इम्पल्स पता नहीं हो, लेकिन बचपन से हम इसका यूज करते हैं, तो उसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हमें इम्पल्स वर्सेस इम्पल्सिव फोर्स, दोनों में क्या डिफरेंस है उसको हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो इम्पल्स से पहले मैं इम्पल्सिव फोर्स के बारे में यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करूंगा। व्हाट इज अ इम्पल्सिव फोर्स? क्या सर ये स्पेशल टाइप का फोर्स है क्या? द आंसर इज दैट नॉट। ओके, जनरल टाइप का फोर्स है, जो भी हम अक्सर यूज करते हैं उसी टाइप का फोर्स है। लेकिन इम्पल्सिव फोर्स हम उसको क्यों कह रहे हैं? व्हाट इज अ डिफरेंट? ओके, तो यहां पे हम देखेंगे सबसे पहले व्हेन अ लार्ज फोर्स वर्क्स ऑन अ बॉडी, अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत ही ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स एक्ट हो रहा है। ओके, व्हेन अ लार्ज फोर्स वर्क्स ऑन अ बॉडी फॉर वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, बहुत ही कम टाइम इंटरवल के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स अगर एक्ट हो रहा है, इट इज कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स। लेकिन ये डेफिनेशन इतना ही सही नहीं है। ओके, इसके रिलेटेड हमें सिर्फ यहाँ पे ये समझना है, व्हेन अ लार्ज फोर्स वर्क्स ऑन अ बॉडी फॉर अ स्मॉल फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, बहुत ही ज्यादा फोर्स अगर छोटे टाइम इंटरवल के लिए एक्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बैट से किसी बॉल को हिट करते हैं, तो बॉल और बैट के बीच में जो भी इंटरेक्शन हो रहा है वो बहुत ही कम टाइम के लिए होता है, और उस कम टाइम में वो बैट जो भी है उस बॉल के ऊपर एक फोर्स इंपैक्ट करेगा। ओके, तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ फोर्स इंपैक्टेड ऑन अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, सो दिस इज इट इज कॉल्ड एज एन इम्पल्सिव फोर्स। लेकिन इम्पल्सिव फोर्स जो भी होता है सर, वो कांस्टेंट नहीं होता है। एन इम्पल्सिव फोर्स डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट, यानी उस टाइम इंटरवल में जो भी फोर्स एक्ट हो रहा है वो कांस्टेंट नहीं होता है, बट चेंजेस फर्स्ट फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम एंड देन फ्रॉम मैक्सिमम टू जीरो। इसके रिलेटेड हम एक एनिमेशन यहाँ पे देखेंगे। जो भी फोर्स उस टाइम इंटरवल में उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट हो रहा है, उस फोर्स की वैल्यू जीरो से लेके मैक्सिमम तक रीच करेगा, उसके बाद मैक्सिमम से लेके मिनिमम तक रीच करेगा, यानी जीरो तक। इन सच ए केस वी मेजर द टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स। ओके, इसको समझने के लिए यहाँ पे एक एनिमेशन हम कंसिडर करते हैं। मान के चलिए एक बॉल है जो ग्राउंड सरफेस के ऊपर हिट कर रहा है। अब हिट करने के बाद वो रिबाउंड होगा। अब सर ये डिफरेंट टर्म्स है कि बॉल किस नेचर का है, वेदर इट इज अ प्लास्टिक बॉल, वेदर इज इट इज अ रबर बॉल। यहाँ पे एग्जांपल में हम रबर बॉल कंसिडर कर रहे हैं। सो जब भी रबर बॉल सरफेस को हीट करता है, ओके, तो क्या वो सरफेस उस बॉल के ऊपर कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करता है क्या ड्यूरिंग दैट इंटरवल? जब वो जो कोलिजन का टाइम है यहाँ पे, तो उस कोलिजन के टाइम पे क्या वो कांस्टेंट फोर्स इंपैक्ट करता है क्या? द आंसर इज दैट नॉट। तो उसका फोर्स जो भी ये सरफेस उस बॉल के ऊपर इंपैक्ट करता है या एक्ट करता है, तो वो फोर्स कैसे हो रहा है देखिए। अगर यहाँ पे हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, टाइम वर्सेस फोर्स, तो जैसे वो जस्ट कोलाइड हो रहा है वो बॉल उस सरफेस को, तो एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग जस्ट वो टच हुआ, उस वक्त फोर्स की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो था। लेकिन जैसे जैसे वो बॉल नीचे आ रहा है, ओके, कोलिजन प्रोसेस में, तो उस वक्त फोर्स की वैल्यू बढ़ेगा, रीच मैक्सिमम वैल्यू, और उसके बाद फोर्स की वैल्यू कम कम होती जाएगी। तो ऐसा कुछ इंटरेक्शन होता है उस सरफेस और उस बॉल के बीच में। तो टाइम इंटरवल की अगर बात करते हैं, तो यहां से यहां तक ये सरफेस
उस बॉल के ऊपर फोर्स एग्जर्ट कर रहा था, लेकिन जो वो फोर्स की वैल्यू है, तो टाइम के साथ साथ फोर्स की वैल्यू बढ़ रही है, एक्वायरिंग मैक्सिमम वैल्यू, और जैसे जैसे टाइम और बढ़ रहा है उतने टाइम इंटरवल में फोर्स की वैल्यू कम कम होती जा रही है। तो ये जो भी फोर्स यहाँ पे एक्ट हो रहा है, दिस टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एज एन इम्पल्सिव फोर्स, बिकॉज दिस फोर्स इज डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल, बट changes first from 0 to maximum and then from maximum to 0. In such a case, we measure the total effect of force. तो जो भी टाइम इंटरवल में जो भी फोर्स एक्ट हो रहा है, भले ही उसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, ओके, लेकिन टोटल इंपैक्ट क्या हो रहा है उस पूरे फोर्स की वजह से, क्योंकि वो फोर्स जो भी है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वैल्यू हो रहा है, पहले उसकी वैल्यू बढ़ रहा है, उसके बाद कम हो रहा है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये बॉल टच हुआ उस वक्त विथ रिस्पेक्ट टाइम फोर्स की वैल्यू 20 न्यूटन, 40 न्यूटन, 60 न्यूटन, 80 न्यूटन, 100 न्यूटन, ऐसे करते करते 180 न्यूटन तक यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रहा है, अप टू 170 न्यूटन तक मैक्सिमम। उसके बाद 160, 150, 140 इन दिस वे गोज ऑन डिक्रीजेस एंड फाइनली हियर दैट बॉल लेफ्ट दैट सरफेस। तो जब वो लेफ्ट कर रहा है तो उस वक्त भी फाइनल फोर्स जो भी होगा वो 0 होगा। तो इस पूरे टाइम इंटरवल में, ओके, जो भी फोर्स एक्ट हो रहा था उस बॉल के ऊपर, उसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं थी, 0 से लेके मैक्सिमम, मैक्सिमम से लेके 0। ओके, अगर इसका ग्राफ मैं प्लॉट करता हूं, जो भी ग्राफ यहाँ पे दिख रहा है, तो हम जनरली ग्राफ इस टाइप का ले सकते हैं। तो उस बॉल के ऊपर वो सरफेस जो भी फोर्स एग्जर्ट करना स्टार्ट किया, उस वक्त का टाइम अगर मैं T1 कंसिडर करता हूं, ओके, तो फोर्स की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टाइम बढ़ रहा है, रीच मैक्सिमम वैल्यू, और जैसे जैसे टाइम T2 तक आया तो यहां से लेके फोर्स की वैल्यू कम कम इंफेक्ट हो रहा है और फाइनली 0। तो इतने टाइम इंटरवल में उस बॉल के ऊपर इतना फोर्स एग्जर्ट हुआ है, ओके, और हमें यहाँ पे वो दिख रहा है कि फोर्स कांस्टेंट नहीं था। ओके, तो ये जो भी था, ओके, तो इसके बेसिस पे हम अब इंपल्स को डिफाइन करने जा रहे हैं। सो दिस टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एज एन इंपल्सिव फोर्स। इंपल्सिव फोर्स कौन एग्जर्ट कर रहा है सर? सरफेस। किसके ऊपर एग्जर्ट कर रहा है? उस बॉल के ऊपर। कितने टाइम इंटरवल में? T1 से लेके T2 टाइम तक। क्या फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट था? नहीं सर। अगर इसका हम एवरेज इंपल्सिव फोर्स लेते हैं पूरे इसमें, तो एवरेज इंपल्सिव फोर्स कुछ इतना आएगा। दिस इज कॉल्ड एज एन एफ एवरेज। हम एवरेज इंपल्सिव फोर्स कंसिडर कर सकते हैं। ओके, अब हमें जो भी डिस्कशन यहाँ पे किया है, इंपल्सिव फोर्स क्या है वो तो हमें समझ में आ गया। इट इज नॉट अ स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स। जो भी नॉर्मल फोर्सेस एक्ट होते हैं उसी तरह का फोर्स है, लेकिन जो भी फोर्स एक्ट हो रहा है वो बहुत ही कम टाइम इंटरवल में एक्ट हो रहा है, इतना आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट वन, अब हम इंपल्स को डिफाइन करेंगे। इंपल्स इंपल्स जनरली कैपिटल आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, तो इंपल्स को कैसे डिफाइन करते हैं सर? इंपल्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू डी टी। ये जो भी फोर्स है इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ऐसा हम कंसिडर करके चलते हैं, क्योंकि टाइम के साथ साथ फोर्स की वैल्यू चेंज हो रहा है। ओके, दैट्स व्हाई इट इज इनसाइड द इंटीग्रेशन। अब सर यहाँ पे इंटीग्रेशन आ चुका है, तो विथ रिस्पेक्ट टू डी टी है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो टाइम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है सर? T1 से, और कहाँ पे एंड हो रहा है? T2 पे, T2 पे। तो यहाँ पे T1 से लेके T2 तक हम लिमिट्स लगा सकते हैं। सो इम्पल्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ f into dt. This one is a mathematical statement of impulse. ओके, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो गया उसका। अब सर अगर हम एवरेज फोर्स कंसिडर करते हैं पूरे टाइम इंटरवल में, तो एवरेज फोर्स एफ एवरेज आएगा। तो यहां पे आई इज इक्वल्स टू दिस, आई इज इक्वल्स टू, इंस्टेंट ऑफ एफ मैं अगर एवरेज फोर्स लेता हूं तो वो इंटीग्रेशन के बाहर आएगा, एफ एवरेज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। ओके, अगर सॉल्व करते हैं तो हम डेल्टा टी लिख सकते हैं, where डेल्टा टी इज अ T2 minus T1 आफ्टर सॉल्विंग दिस इंटीग्रेशन।
तो यहाँ पे हमें और एक इक्वेशन मिल गया है। अगर हम एवरेज इंपल्सिव फोर्स कंसिडर करते हैं तो सो आई इज इक्वल टू एफ एवरेज इंटू डी टी। तो जो भी फोर्स उस बॉल के ऊपर एक्ट हो रहा है, दैट फोर्स मल्टीप्लाइड बाय दैट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एज एन इम्पल्स, इज कॉल्ड एज एन इम्पल्स। सर अब इस इम्पल्स का यूनिट क्या होगा? सर फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। और टाइम का इंटरवल, टाइम का यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट सेकंड होता है। तो इसका जो भी ऐसा यूनिट आना चाहिए, इट शुड बी इक्वल्स टू न्यूटन इनटू सेकंड। ओके सर, इसके डायमेंशंस क्या होना चाहिए? डायमेंशंस होना चाहिए m1 l1 t माइनस 1, क्योंकि सर न्यूटन के डायमेंशंस क्या है? इट इज m1 l1 t माइनस 2 है, और सेकंड यहाँ पे आ गया, इसलिए m1 t1 l1 m1 l1 t माइनस 1। इसका और एक यूनिट क्या होना चाहिए? सो केजी मीटर पर सेकंड। तो ये सभी जो कि लिख रहे हैं हम, ओके, न्यूटन सेकंड या केजी मीटर पर सेकंड, दीज आर दी एसआई यूनिट्स। अगर हम सीजीएस में कंसिडर करते हैं तो सीजीएस में क्या आना चाहिए सर? डाइन सेकंड, यहाँ पे ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। तो दीज आर दी एसआई यूनिट्स, सॉरी सीजीएस यूनिट्स। ये एसआई यूनिट्स है, सीजीएस में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द इम्पल्स। तो इम्पल्स इज इक्वल टू एफ एवरेज इनटू dt। ओके, तो यहां तक मेरे ख्याल से कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं फोर्स वर्सेस टाइम, तो उस ग्राफ के बेसिस पे जो भी कर्व हमें मिल रहा है, ओके, ये इंफॉर्मेशन क्या देख सकता है? हमें इम्पल्स निकाल के दे सकता है। अब कैसे देगा वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ, मान के चलिए जो भी ग्राफ हमने लिया था वो इस नेचर का है। अब सर इस केस में इम्पल्स की वैल्यू में फाइंड आउट करना है। तो इम्पल्स हमने जो डिफाइन किया है, इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ t1 से लेके t2 f इंटू dt। सर हमेशा आपको याद रखना है, जब भी इस फॉर्मेट में इक्वेशन होता है, ओके, समथिंग इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस टू पैरामीटर्स। अगर वो ग्राफ इन दो पैरामीटर्स के बीच में प्लॉट किए गए, जैसे कि एफ और टाइम में एक ग्राफ प्लॉट किया गया, तो हमें ये जो भी पैरामीटर है ये कैसे मिलेगा? बाय कैलकुलेटिंग एरिया कवर्ड बाय दिस ग्राफ। जो भी एरिया यहाँ पे कवर हुआ है, दैट एरिया गिव्स दिस पैरामीटर मींस इम्पल्स। अगर हम यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं विच इज फोर्स वर्सेस टाइम, तो यहाँ पे जो भी ये कर्व ने टाइम एक्सिस के साथ जो भी एरिया कवर किया है, दिस एरिया गिव्स द इम्पल्स। ओके, अगर दूसरे टाइप का कर्व कंसिडर करते हैं या दूसरे टाइप का फेनोमेनन कंसिडर करते हैं जिसमें नेचर ऑफ ग्राफ इज लाइक दिस वन, तो टाइम वर्सेस फोर्स, तो फोर्स एक्ट होना यहां से स्टार्ट हुआ और यहां तक एक्ट हुआ, तो फोर्स की वैल्यू कंटिन्यूसली बढ़ रही है अप टू रीच मैक्सिमम वैल्यू। ओके, सिर्फ बढ़ती गई फोर्स की वैल्यू। अब इस केस में अगर हमें इम्पल्स फाइंड आउट करना है तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो भी एरिया आपको दिख रहा है कवर्ड बाय दिस ग्राफ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सिस, दिस एरिया गिव्स द इम्पल्स। ओके, तो यहाँ पे इम्पल्स इजीली कैलकुलेट कर सकते हो आप। कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? अगर आपको ये ट्राइंगल नेचर में है तो ट्राइंगल का एरिया कितना होता है सर? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट कितना है? एफ है, और टाइम इंटरवल बेस दे रहा है यहाँ पे। ओके, सो बाय यूजिंग दिस सिंपल फॉर्मूला ऑफ एरिया यू कैन इजीली फाइंड आउट द इम्पल्स। मुझे यहाँ पे एक ही चीज बताना था कि अगर ग्राफ प्लॉट किया है टाइम फोर्स वर्सेस टाइम, तो जो भी एरिया कवर कर रहा है वो कर्व विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सिस, दैट एरिया गिव्स इम्पल्स। ओके, अगर कभी फ्यूचर में इसके रिलेटेड नहीं सिर्फ बता रहा हूं मैं कि v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, हमने ये देखा था। अगर डेरिवेटिव के फॉर्म में है और इन दोनों में कर्व है, ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं एस और टी, पोजीशन और टाइम, तो स्लोप ऑफ दैट कर्व गिव्स द वेलोसिटी। लेकिन जब इंटीग्रेशन के फॉर्म में होता है, ओके, तो ये दो पैरामीटर्स जो भी दिख रहे हैं आपको, इन दोनों में अगर ग्राफ प्लॉट किया है
तो एरिया गिवन बाय दिस पैरामीटर दैट इज अ इम्पल्स। ओके, तो ये आपको हमेशा याद रखना है, स्पेशली फिजिक्स में। नेक्स्ट है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। सबसे पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। द इम्पल्स ऑफ अ फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। सर हमने यहाँ पे इम्पल्स को अभी डिफाइन किया था। इम्पल्स इज इक्वल्स टू उसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट T1 से लेके T2 तक फोर्स इनटू dt। ये इक्वेशन हमें पता है। हमें न्यूटन्स का सेकंड लॉ का मैथमेटिकल इक्वेशन भी पता है। क्या है सर? फोर्स इज इक्वल्स टू dp बाय dt। अगर मैं सॉरी इस dt को इस साइड लाता हूं तो f dt इज इक्वल्स टू dp हो जाएगा। अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं विद इन टाइम इंटरवल t1 टू t2, सो यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ f dt t1 से लेके t2 तक इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dp आएगा। तो अब उस एनिमेशन को इमेजिन कीजिए जिसमें एक बॉल सरफेस के ऊपर कोलाइड हो रहा था। ओके, तो आते वक्त उसका मोमेंटम p1 था और आफ्टर प्रोसेस टाइम इंटरवल के बाद जब बॉल जा रहा है उस वक्त उसका मोमेंटम हम p2 कंसिडर करेंगे। तो इस केस में मोमेंटम जो भी चेंज हो रहा है p1 से लेके p2 चेंज हो रहा है। ओके, लेकिन ये जो भी है इंटीग्रेशन ऑफ t1 से लेके t2 f dt, दिस वन इज आवर इम्पल्स। सो देयरफॉर इम्पल्स इज इक्वल्स टू, अगर इसका इंटीग्रेशन ले लेते हैं तो p2 माइनस p1 आएगा। दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा p। ओके, सो फाइनली हमें यहां पे एक इक्वेशन मिल चुका है, I इज इक्वल्स टू डेल्टा p। सो दिस इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। क्या कहता है देखिए, द इम्पल्स ऑफ अ फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। इसका यूज भले ही छोटा इक्वेशन है, छोटा स्टेटमेंट है, लेकिन इसका यूज हम बहुत बार करने वाले हैं जब हम एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। ओके सर, अब यहां पे ये था इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। अब जनरल लाइफ के कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम यहां पे। फर्स्ट, इम्पल्स का यूज हम कहां पे करते हैं जनरल लाइफ में? तो फर्स्ट एग्जांपल देखिए, इन हिटिंग और किकिंग अ बॉल, इन हिटिंग और किकिंग अ बॉल we decrease the time of contact so that large force act on the ball producing the greater acceleration। सर जब हमने एवरेज इंपल्सिव फोर्स कंसिडर किया था उस वक्त हमें एक मैथमेटिकल इक्वेशन मिला था। कौन सा सर? I इज इक्वल्स टू एफ एवरेज इंटू डी टी, या डेल्टा टी कह सकते हो आप, डेल्टा टी टाइम इंटरवल। तो जब भी किसी हीटिंग प्रोसेस में या किकिंग प्रोसेस में, ओके, जो कि बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल होता है, ओके, उस प्रोसेस में अगर हम कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके ऊपर इंपल्स एक्ट होता है, नो डाउट। अब सर इंपल्स जो भी है इट इज इक्वल्स टू एफ एवरेज इनटू डेल टी। ओके, अगर हम डेल्टा टी की वैल्यू कम करते हैं, डेल्टा टी की वैल्यू कम करते हैं, डेल्टा टी की वैल्यू कम करते हैं, तो अल्टीमेटली यहाँ पे एफ एवरेज की वैल्यू बढ़ेगा। अगर किसी बॉडी के ऊपर एफ एवरेज यानी इफेक्टिव फोर्स बढ़ रहा है, इंपल्सिव फोर्स की वैल्यू बढ़ता है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर फोर्स की वैल्यू बढ़ता है तो एक्सेलरेशन भी बढ़ना चाहिए। जब भी बैट से बॉल को हिट कर रहे हैं या फुटबॉल को आप किक कर रहे हैं, ओके, हिटिंग और किकिंग अ बॉल विद डिक्रीज द टाइम इंटरवल, हम टाइम इंटरवल बहुत कम कर देते हैं, बहुत फास्ट प्रोसेस करते हैं। ओके, अगर आप स्लो मार रहे हो तो टाइम इंटरवल की वैल्यू थोड़ा बढ़ेगा। अगर उस थोड़ा भी बढ़ता है टाइम इंटरवल की वैल्यू तो इफेक्टिव फोर्स उस बॉल के ऊपर कम एक्ट होगा। अगर इफेक्टिव फोर्स कम एक्ट होता है तो डेफिनेटली उसका एक्सेलरेशन कम होगा। तो यहां पे हम टाइम की वैल्यू कम करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, इन कैचिंग अ बॉल अ प्लेयर बाय ड्रॉइंग हिज हैंड्स बैकवर्ड increases the time of contact, okay, and so
lesser force act on his hand and his hands are saved from getting hurt. जब भी हम कैच करते हैं सब, तो हम क्या करते हैं, जनरली कैचिंग प्रोसेस में हाथों को पीछे किया जाता है। हाथों को हम क्यों पीछे कर रहे हैं? हाथों को पहले पीछे करते हैं कि बॉल का कांटेक्ट होने के बाद पीछे कर रहे हैं। तो जैसे ही बॉल का कांटेक्ट हमारे हाथों को हो रहा है, ओके, कैच करते वक्त, तो हाथ पीछे आ रहे हैं हमारे। जब पीछे आ रहे हैं तो हम एग्जैक्टली क्या बढ़ा रहे हैं? डेल्टा टी की वैल्यू बढ़ा रहे हैं। अगर डेल्टा टी की वैल्यू बढ़ाते हैं, फिर से वही इक्वेशन लिखता हूं, आई इज इक्वल्स टू एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी। और सर हमने अभी देखा है कि आई इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम, पहले बॉल को बहुत ही स्पीड से आ रहा था, ओके, उस बॉल का मास हम एम कंसिडर करेंगे, पहले स्पीड से आ रहा था, तो उसका जो भी मोमेंटम है बहुत ज्यादा है। मोमेंटम क्या है सर? बहुत ज्यादा है आते वक्त बॉल का। अब मोमेंटम ज्यादा है, फाइनल जब हम कैच कर लेते हैं तो मोमेंटम उसका जीरो हो जाएगा। ओके, मोमेंटम जीरो हो जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम जो भी है, ये उस कैचिंग प्रोसेस में तो सेम रहने वाला है। अगर आप स्टेबल हाथ रख के बॉल को कैच कर लेते हो या आप हाथ को पीछे करते हो, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ दैट बॉल रिमेन्स कांस्टेंट एंड डेल्टा पी रिमेन्स कांस्टेंट। अगर डेल्टा पी कांस्टेंट है तो आई आल्सो कांस्टेंट। लेकिन अब यहां पे देखिए, इन दोनों का प्रोडक्ट को थोड़ा इमेजिन कीजिए। अगर हम हाथ को वैसे ही रखते हैं, तो जो भी चेंज इन मोमेंटम हो रहा है वो बहुत ही कम टाइम इंटरवल में हो रहा है। अगर कम टाइम इंटरवल में हो रहा है तो अल्टीमेटली आपके हाथों के ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स एक्ट होगा। ओके सर, लेकिन अगर आप हाथ पीछे करते हैं ड्यूरिंग कैच, तो हम मोमेंटम उतना ही चेंज कर रहे हैं उस बॉल का, लेकिन अब टाइम इंटरवल हम बढ़ाते हैं। अगर टाइम इंटरवल बढ़ाते हैं तो एफ एवरेज जो आपके बॉल के ऊपर एक्ट होने वाला है उसकी वैल्यू कम हो जाता है। ओके, यही इनका कहना है यहाँ पे। इन कैचिंग प्रोसेस, कैचिंग अ बॉल, a player by drawing his hand backwards increases the time of contact and so lesser the force act on his hands and his hands are saved from the getting hurt. Okay, next example, in jumping on sand, the time of contact is increased due to yielding of sand, so force is decreased and we are not injured. जब भी अगर 10 फुट से हमें छलांग लगाना है, जंप करना है 10 फुट से, तो दो ऑप्शंस आपके सामने देता हूं। एक है रेत के ऊपर या गद्दी के ऊपर, दूसरा है सीमेंट रोड के ऊपर। तो आप कौन सा जंप करना पसंद करोगे, सैंड के ऊपर या सीमेंट रोड के ऊपर? तो ये हम जनरली जानते हैं कि हमें सैंड के ऊपर करना चाहिए। जब हम सैंड के ऊपर जंप करते हैं तो ऑटोमेटिकली टाइम इंटरवल जो भी है वो कम हो रहा है। किसकी वजह से कम हो रहा है? यहाँ पे दिया है, इन जंपिंग ऑन अ सैंड द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट इज इंक्रीज ड्यू टू yielding of sand, so force is decreased and we are not injured. However, if we jump on cemented floor, the motion stops in a very short interval of time, okay, resulting in a large force due to which we are seriously injured. तो वहां पे मोमेंटम चेंज होने के लिए टाइम इंटरवल बहुत कम मिलता है। टाइम इंटरवल बहुत कम मिलता है। अगर टाइम इंटरवल कम मिलता है सीमेंट फ्लोर के ऊपर या सीमेंट रोड के ऊपर, तो अल्टीमेटली फोर्स जो भी वो इंपैक्ट करेगा हमारे ऊपर वो बहुत ज्यादा होगा। ओके, यही इनका कहना है। नेक्स्ट वन, an athlete is advised to come to stop slowly after finishing a fast race so that time of stop increases and hence force experienced by him decreases. Same answer है इसका। और सबसे लास्ट वाला, glasswares are wrapped in a straws or paper before packing. क्यों पैक करते हैं सर हम उसमें? क्योंकि अगर कुछ कहीं पे इम्पैक्ट होता है तो डेल्टा टी की वैल्यू बढ़ना चाहिए। अगर डेल्टा टी की वैल्यू बढ़ता है तो उसके ऊपर जो फोर्स इंपैक्ट होने वाला है उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। अगर आप बाइक चलाते हो तो शॉक एब्जॉर्बर वहां पे होते हैं जिनको हम शॉक ऑब्स बोलते हैं। ओके, तो शॉक एब्जॉर्बर वही काम कर रहा है जो ये काम कर रहा है।
या सभी इसमें हम डेल्टा टी की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, सिर्फ एक को छोड़ के डेल्टा टी की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, ओके, ताकि हमें जो जर्क मिलता है बाइक के केस में वो जर्क की वैल्यू कम हो सके। सो दीज आर दी जनरल एग्जांपल्स ऑफ इम्पल्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक को लेके। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।